नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान समय में हम सभी जीआईसी लेक्चरर के पाठ्यक्रम के अनुसार तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अभी तक तर्क संग्रह के 7 पदार्थों को और प्रमाणों में से जो प्रथम प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण उसको समाप्त कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुमान खंड अर्थात अनुमान प्रमाण को। अनुमान का स्वरूप है अनुमितिकरणम अनुमानम, अर्थात जो अनुमिति का करण होता है वह अनुमान होता है। यहाँ समझना यह है कि अनुमिति क्या है, क्योंकि हम लोग करण को तो जानते हैं और अनुमान को जान ही रहे हैं कि अनुमिति का जो करण होता है उसको अनुमान कहते हैं। तो अनुमिति शब्द को जानना होगा कि अनुमिति क्या है। पहले जब हम सभी यथार्थ अनुभव को पढ़ रहे थे तो उसका एक भेद था अनुमिति। 4 भेदों में से एक भेद था अनुमिति, अर्थात यथार्थ अनुभव वास्तविक ज्ञान होता है और उस वास्तविक ज्ञान का एक भेद अनुमिति था। वही अनुमिति का यहाँ पर उल्लेख है और उसी अनुमिति का जो करण होता है उसको हम कहते हैं अनुमान। देखिए, अनुमिति का भी स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप दिया गया था कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। उसी प्रकार अनुमिति का भी स्वरूप है कि परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। इसको समझना होगा कि परामर्श क्या है। परामर्श का जब लक्षण देखते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः, तो इस लक्षण में भी हमें व्याप्ति और पक्षधर्मता 2 ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। तो व्याप्ति को यदि समझते हैं तो व्याप्ति का लक्षण है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि है। इस प्रकार का जो साथ साथ रहने का नियम है वह तो व्याप्ति है। कोई भी चीज़ साथ साथ रहे उसको साहचर्य बोलते हैं और जहाँ भी हम धुआं को देखते हैं वहाँ पर अग्नि अवश्य रहती है, ये भी जानते हैं। तो ये साथ साथ रहने का जो नियम है वह है व्याप्ति। अब अगला शब्द है पक्षधर्मता। पक्षधर्मता को देखें तो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता, व्याप्य का पर्वत आदि में रहना ही पक्षधर्मता है। पक्षधर्मता को तो यहाँ देख रहे हैं। पर्वत आदि वृत्तित्व का तात्पर्य है कि पर्वत आदि में रहना। अब व्याप्य को समझना होगा। देखिए, 2 शब्द है, व्याप्य और व्यापक। व्याप्य का अर्थ होता है कि जो कम जगह में रहे, कम क्षेत्र में रहे, जिसका विस्तार कम हो उसको व्याप्य कहते हैं। और व्यापक को उसको कहते हैं जिसका क्षेत्र ज़्यादा हो, व्याप्य की अपेक्षा जो ज़्यादा क्षेत्र में रहता हो, जिसका स्थान ज़्यादा हो, जो अधिक देश में रहता हो, जो अधिक भाग हर जगह पाया जाता हो, जिसकी प्राप्ति अधिक जगह हो व्याप्य की अपेक्षा, उसको बोलते हैं व्यापक। तो व्याप्य हो गया न्यून देश वाला, अर्थात कम देश में पाए जाने वाला व्याप्य होता है और अधिक देश में पाए जाने वाला व्यापक होता है। इसको वर्तमान प्रसंग में हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझें तो धुआं और अग्नि का उदाहरण अनुमान प्रक्रिया में प्रसिद्ध है। इस प्रक्रिया में देखेंगे तो धुआं क्या है और अग्नि क्या है, यहाँ पर हम व्याप्य और व्यापक को समझ सकते हैं। देखिए, जहाँ पर भी हम धुआं को देखते हैं वहाँ पर अग्नि को अवश्य देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थल होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जहाँ पर हम धुआं को नहीं देखते हैं लेकिन अग्नि को देखते हैं। जैसे घर में जो आजकल खाना बन रहा है गैस पर, उसमें भी धुआं बहुत ही कम देखते हैं। यदि मान लीजिए वहाँ पर धुआं देख भी लिए तो जो बल्ब जलता है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं होता है, और जो हीटर जलाते हैं वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं होता है। लेकिन बल्ब और हीटर दोनों जगह अग्नि है और धुआं नहीं है। अर्थात जहाँ जहाँ धुआं को देखते हैं वहाँ वहाँ अग्नि को तो देखते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि को देखते हैं वहाँ पर धुआं को नहीं देखते हैं। तो अग्नि ज़्यादा देश में रहने वाला है, अर्थात अधिक देश में सब जगह पाए जाने वाला अग्नि है। और धुआं जो है वह सब जगह नहीं है, अर्थात अग्नि की अपेक्षा धुएं की प्राप्ति कम जगहों पर होती है। तो यहाँ पर हो गया आपका व्याप्य धुआं, और उसी व्याप्य का पर्वत आदि में रहना, अर्थात धुएं का पर्वत में रहना ही पक्षधर्मता है। अब व्याप्ति भी देख लें एक बार पुनः। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। हम व्याप्य और व्यापक को समझने के पूर्व ही व्याप्ति को समझ चुके हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि है। तभी तो व्याप्य व्यापक को समझे कि जहाँ जहाँ पर तो धुआं रहता है वहाँ अग्नि है, लेकिन कोई ऐसा भी जगह है जहाँ पर अग्नि नहीं है, अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है। ये हो जाता है अग्नि के व्यापक होने का कारण और धुएं का व्याप्य होने का कारण। तो धुआं और अग्नि साथ में साहचर्य नियम से रहते हैं, लेकिन अग्नि का सब जगह होना
और वहाँ पर धुएं का भी होना ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। हो सकता कि अग्नि रहे लेकिन धुआं न रहे, लेकिन धुएं के साथ अग्नि अवश्य रहती है। तो इसलिए पहले कहा है यत्र यत्र धूमः, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि। इस प्रकार का साहचर्य, धुएं के साथ अग्नि का रहना, न कि अग्नि के साथ धुएं का रहना। धुएं के साथ अग्नि के रहना व्याप्ति है। अब हम परामर्श के लक्षण पे चलते हैं। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, एक प्रकार का ज्ञान है, उसको परामर्श कहते हैं। किस प्रकार का ज्ञान, कौन सा ज्ञान? पक्षधर्मता का ज्ञान। पक्षधर्मता का ज्ञान हो उसको परामर्श कहेंगे। पक्षधर्मता हम समझ चुके हैं कि धुएं का पर्वत आदि में होना हो गया पक्षधर्मता, और इसमें पहले शब्द जोड़ दिया व्याप्ति विशिष्ट। व्याप्ति विशिष्ट के साथ धुएं का पर्वत में होना। व्याप्ति विशिष्ट का तात्पर्य ये हुआ कि धुआं जो है जहाँ जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ वहाँ पर अग्नि भी पाई जाएगी, अर्थात ऐसा धुआं जिसमें अग्नि हो, वो धुआं पर्वत आदि में रहे तो परामर्श माना जाएगा। तो उदाहरण में दिया भी है, वहनी व्याप्य अर्थात अग्नि से युक्त जो धुआं हो, अग्नि के साथ जो धुआं हो, ऐसा धुआं पर्वत में है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो होता है परामर्श। और इसी परामर्श से जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी को बोलते हैं अनुमिति। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही लिखा भी है, तज्जन्यम पर्वतो वहनीमान इति ज्ञानम अनुमिति ही। जब हम परामर्श कर चुके कि वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वहनी से व्याप्त धुआं वाला यह पर्वत है, अर्थात धुआं वाला यह पर्वत है। और धुआं कैसा है? अग्नि से व्याप्त। तो अग्नि से व्याप्त धुआं वाला यह पर्वत है, संपूर्ण जो वाक्य है ये हुआ परामर्श। और केवल धुआं वाला पर्वत है ये तो हो जाएगा आपका पक्षधर्मता। और वहनी व्याप्त धूमवानयम पर्वत ये हो गया परामर्श। तो हम पक्षधर्मता को समझे। पक्षधर्मता को एक बार पुनः देखें कि धुएं व्याप्यश्च पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता, धुएं का पर्वत में होना पक्षधर्मता है। व्याप्ति क्या है? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये साथ में रहने का जो नियम है वो हो गया आपका व्याप्ति। एक बार पुनः ये जब हम स्वार्थानुमान और परार्थानुमान पढ़ेंगे फिर से व्याप्ति हमें वहाँ पर देखना होगा, वहाँ भी एक बार देख लेंगे। फिर परामर्श को देखते हैं। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति से विशिष्ट अर्थात धुआं और अग्नि के साथ रहने का जो नियम है उससे विशिष्ट, अर्थात धुआं वैसा हो जो अग्नि से व्याप्त हो, उससे व्याप्त अर्थात अग्नि से व्याप्त धुआं और उससे व्याप्त हो गया पर्वत। तो वहनी व्याप्त धूमवान अयम पर्वतः ये हो गया परामर्श। और जब अयम पर्वतः इस प्रकार का ज्ञान निकल गया और उससे जो ज्ञान हो, तो उससे क्या ज्ञान होगा? उससे यही ज्ञान होगा कि अग्नि से व्याप्त धुआं वाला ये जो पर्वत है, तो अर्थात यह पर्वत जो है अग्नि वाला है। इस प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होगा। तो तज्जन्यम अर्थात इस परामर्श से उत्पन्न हुआ पर्वतः वहनीमान, पर्वत जो है अग्नि वाला है। ये हो गया ज्ञान अनुमिति। तो पूरे परामर्श करने के बाद जिस प्रकार का कोई ज्ञान हो उसको कहेंगे अनुमिति। दूसरा ज्ञान हुआ अर्थात दूसरा प्रमाण हुआ क्या? अनुमिति। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमिति। अनुमिति ज्ञान हुआ और इसका कारण जो है अनुमान, वो हो गया प्रमाण। क्योंकि ज्ञान को कराने में जो साधन बने, जो साधकतम बने, वो होता है आपका करण या प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण हुआ और ज्ञान क्या हुआ? अनुमिति। एक बार पुनः शुरू से देख लेते हैं। अनुमान, अनुमिति करणम, अनुमानम। अनुमिति का जो करण अर्थात अनुमिति ज्ञान का जो करण बने उसको अनुमान कहते हैं। अनुमिति किसको कहेंगे? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, परामर्श से जो उत्पन्न हो उस ज्ञान को अनुमिति ज्ञान कहेंगे। अभी देखे भी हैं हम लोग कि परामर्श किस प्रकार संपन्न होता है। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति के साथ पक्षधर्मता का ज्ञान, व्याप्ति को साथ में रखते हुए पक्षधर्मता का ज्ञान हो वो परामर्श है। जिस प्रकार उदाहरण में देख लें, वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः अर्थात अग्नि से व्याप्त धुआं वाला यह पर्वत, ये हो गया परामर्श। और इस परामर्श से उत्पन्न हुआ जो पर्वतो वहनीमान, क्योंकि जान चुके हैं कि पर्वत जो है इस प्रकार का धुआं से व्याप्त है जिस धुआं में अग्नि है, अर्थात पर्वत ही अग्नि वाला है। ये जो ज्ञान हुआ यही हो गया अनुमिति। व्याप्ति और पक्षधर्मता को तो समझ ही चुके हैं। अब अनुमान का आगे देखते हैं। अनुमान के दो प्रकार। जब अनुमान को समझ चुके हैं कि अनुमिति का जो करण होता है अर्थात अनुमिति ज्ञान का जो करण है वही अनुमान है और उसी को अनुमान प्रमाण कहते हैं, उस अनुमान के दो भेद होते हैं। कौन कौन? स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वरूप में है स्वार्थम स्वानुमिति हेतु और परार्थानुमान के स्वरूप है यत्तु स्वयं धूमाद अग्नि अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम।
पंच अवयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि अपने लिए अनुमान किया जाए, अर्थात अपने लिए किसी चीज़ का ज्ञान किया जाए, वो तो हो गया स्वार्थानुमान। और वही अनुमान दूसरे को कराया जाए, वही अनुमिति ज्ञान दूसरे को कराया जाए, तो हो गया परार्थानुमान। स्वार्थानुमान के लिए तो कुछ भी नहीं है। स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, अपने अनुमिति के जो हेतु बने, कि अनुमिति का हेतु अनुमान होता है, और अपने अनुमिति का अर्थात अपने लिए जो अनुमिति ज्ञान हो उसका जो हेतु बने उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। और सामान्य भाषा में समझे तो जो दूसरे के लिए, दूसरे के परार्थ अनुमिति का हेतु बने, वो हो गया परार्थानुमान। लेकिन परार्थानुमान में कुछ वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात ऐसे वाक्य का सहारा लेना पड़ता है जिसमें 5 अवयव रहते हैं, उसको बोलते हैं पंच अवयव वाक्यम। 5 अवयव वाला वाक्य, 5 अवयव वाला वाक्य का सहायता से, 5 अवयव वाले वाक्य की सहायता से हम सब समझ पाते हैं परार्थानुमान को, अर्थात दूसरे के लिए अनुमान करा पाते हैं एक ऐसा वाक्य जिसका 5 अवयव हो उस वाक्य से। अब आगे देखते हैं कि वो क्या है पंच अवयव वाक्य। पहले तो स्वार्थानुमान है तो उसको देख लेंगे, फिर पंच अवयव वाक्य को देखेंगे। स्वार्थानुमान स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति महान साधु व्याप्तिम गृहीत्वा। देखिए स्वयं को अनुमिति ज्ञान कैसे होता है, इसी का ये चरण है, अर्थात ऐसे ऐसे ही इस प्रक्रिया से हम लोग अपने लिए अनुमान कर पाते हैं। पहला है स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति महान साधु व्याप्तिम गृहीत्वा। स्वयं से बार बार हम लोग देखते हैं रसोई घर में कि धुआं निकल रहा है, वहाँ पर अग्नि है, अर्थात बार बार ये देखने से कि धुआं निकल रहा है तो अग्नि है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस प्रकार का व्याप्ति हम लोग ग्रहण कर लेते हैं अपने घर से। फिर जो इस प्रकार का ज्ञान कर लिया वह गया कभी पर्वत के पास में, पर्वत समीपम गतः, पर्वत के पास में गया, वहाँ जाकर क्या हुआ, तदगते चाग्नौ संधिहाना तदगते च, और वहाँ जाकर के अग्नौ संधिहाना, अग्नि का संदेह उसको हुआ। कैसे हुआ, पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में जब धुएं को देखा तो अग्नि का उसको ज्ञान हुआ, संदेह हुआ, और संदेह को पूर्णतः अनुमिति ज्ञान में कैसे बदलेगा, पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में धुएं को देखता हुआ व्याप्ति स्मरति, व्याप्ति का स्मरण करता है। किस व्याप्ति का, कि जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ अग्नि भी है, क्योंकि हमने अपने रसोई घर में देखा है, तो व्याप्ति का स्मरण किया। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, इस प्रकार की व्याप्ति का स्मरण किया। तदनंतरम, उसके बाद वो परामर्श क्या करता है, वहनी व्याप्य धूमवानयम पर्वतः, ये परामर्श हुआ उसका कि ये तो अग्नि से व्याप्त धुआं वाला पर्वत है। इति ज्ञानम उत्पद्यते, ये अयमेव लिंग परामर्श उच्यते, यही है लिंग परामर्श। इति उच्यते, इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। और यही चीज़, यही उदाहरण हम लोग देखे थे कि इसमें परामर्श के उदाहरण में वहनी व्याप्य व्याप्ति विशिष्ट, वहनी व्याप्य का हो गया व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, और वहनी व्याप्त धूमवानयम पर्वतः, ये हो गया लिंग परामर्श का उदाहरण, अर्थात पर्वत का उदाहरण। तो धुएं को देखा, व्याप्ति का स्मरण किया, और उसने ये निर्णय निकाला, ये परामर्श किया कि वहनी से व्याप्त धुआं वाला यह पर्वत है। और फिर कहता है तस्मात् पर्वतो वहनीमान, इसलिए यह पर्वत जो है वहनीमान, अर्थात पर्वत है अग्नि वाला, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। और इसी ज्ञान को क्या कहते हैं, अनुमिति। और यहाँ पर संपूर्ण प्रक्रिया अपने अनुमान के लिए हुआ है, अपने अनुमिति के लिए हुआ है, तो ये कहाएगा आपका अनुमिति प्रमाण, अनुमिति ज्ञान, स्वार्थानुमान, मतलब स्वार्थानुमिति, अपने लिए जो ज्ञान हुआ वो हो गया आपका स्वार्थानुमिति, स्वार्थानुमान। अब परार्थानुमान, दूसरे के लिए अनुमान कराना, दूसरे को ये समझाना कि दूसरे को इस बात का ज्ञान कराना कि देखिए ये चीज़ ऐसा है और कैसे क्यों ऐसा है, इस चीज़ को बता देना और उसको समझा देना कि इस प्रकार का अनुमान इसमें करिए और यही चीज़ सत्य है। ये परार्थानुमान। परार्थानुमान के चरण को देखते हैं। परार्थानुमान, दूसरे के लिए अनुमान किस प्रकार से कराया जाता है, दूसरे को अनुमिति ज्ञान कैसे होता है। तो पढ़े थे कि पंच अवय वाक्यम प्रयुज्यते करके एक पंक्ति है, तो पंच अवय वाक्य के माध्यम से हम दूसरे को परार्थानुमान, दूसरे को अनुमिति का ज्ञान कराते हैं। वो पंच अवय वाक्य क्या है, पहले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम रट जाइए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन,
अर्थात पंच अवयव वाक्य अर्थात वाक्य के 5 अवयव कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन 2-3 बार बोल जाइए, याद हो जाएगा। अब प्रतिज्ञा क्या है, हेतु क्या है, उदाहरण क्या है, उपनय क्या है, निगमन क्या है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर कराना है हमें दूसरे को अनुमिति का ज्ञान, दूसरे को अनुमिति का ज्ञान कराना है, तो 5 चरण में हम उसे अनुमिति का ज्ञान करा देंगे। अपने तो ज्ञान कर ही चुके हैं, दूसरे को करा रहे हैं। मान लीजिए एक छोटे बालक को करा रहे हैं, उसको पर्वत में हम क्या दिखा दिए, धुआं को देखा उसने। जब धुएं को देखा तो बोलेंगे बाबू ये पर्वत जो है अग्नि वाला है, पर्वत अग्नि वाला है, ये सबसे पहले उसको बोलेंगे। इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का उदाहरण क्या हुआ, पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि वाला है। अब निश्चित है कि जब आप किसी चीज़ को बताएंगे ऐसा है तो पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों है, तो हेतु देंगे। धूमत्वात्, धुएं वाला होने से, देखो वहाँ धुआं दिखाई दे रहा है ना, तो ये धुआं वाला है पर्वत, इसलिए अग्नि वाला है। तो निश्चित है कि आगे भी प्रश्न उठेगा कि जब धुआं वाला है तो जो धुआं वाला होता है वो पर्वत वाला होता है, तो आप उसे उदाहरण में प्रस्तुत करेंगे। यो यो धूमवान सस वह्निमान यथा महानसः, जो धुआं वाला होता है वह अग्नि वाला होता है। रसोई घर में तुमने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि रसोई घर में धुआं रहता है तो वहाँ पर अग्नि भी है, तो जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि है, तो यह पर्वत जो है अग्नि वाला है। तो प्रतिज्ञा किया कि पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि वाला है। हेतु हुआ धूमत्वात्, क्यों अग्नि वाला है, धुआं वाला होने का कारण। उदाहरण दिया कि जो जो धुआं वाला होता है वह अग्नि वाला भी होता है, जिस प्रकार से रसोई घर। और फिर उपनय और निगमन क्या है, उपनय हुआ तथा च अयम, तथा चायम, चायम मतलब पीने वाला चाय नहीं, तथा च अयम अर्थात यह वैसा ही है, तथा च अयम वैसा ही है यह, ये उपनय हुआ। उपनय का तात्पर्य है समीप लाना। जो पहले देखे थे रसोई घर और पर्वत अभी देख रहे हैं, ये दोनों को समीप ला रहे हैं, सादृश्य कर रहे हैं, तथा च अयम। और निगमन फिर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि तस्मात् तथा, तस्मात् मतलब इस कारण से, यह भी वैसा ही है। तो ये हो गया आपका उपनय निगमन। तो एक बार फिर से परार्थानुमान के हेतु जो पंच अवयव वाक्य हैं उसको देखते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 है पंच वाक्य वाले। और इनका लक्षण क्या है, प्रतिज्ञा का उदाहरण क्या होगा, पर्वतो वह्निमान। हेतु, हेतु का उदाहरण होगा धूमत्वात्। उदाहरण का उदाहरण होगा यो यो धूमवान स वह्निमान यथा महानसः। और उपनय कहेंगे तथा चायम। और निगमन तस्मात् तथा। एकदम याद कर जाइए क्योंकि पूछना ही पूछना है। अनुमान से यदि प्रश्न आते हैं तो निश्चित है कि इस प्रक्रिया से अर्थात परार्थानुमान के 5 अवयव से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और इसमें फिर बताया परार्थानुमान किस प्रकार से हुआ, अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते। इस प्रकार से प्रतिपादन करने से लिंग का तात्पर्य हुआ कि हेतु वगैरह देने से परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते, दूसरा भी समझ जाता है कि पर्वत भी अग्नि वाला है। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंग परामर्श एवं करणम। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय ही करण है, उसी प्रकार से स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति अर्थात अनुमिति में लिंग परामर्श ही करण है। जब तक हम लिंग का परामर्श नहीं करेंगे, मतलब हेतु से हम वहाँ पर देखेंगे नहीं कि इस व्याप्य से क्या व्यापक है, व्याप्ति का स्मरण नहीं करेंगे, उससे संबंधित पक्षधर्मता को नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे किसी प्रकार की अनुमिति को। तो लिंग परामर्श ही हुआ आपका करण। किसमें करण, अनुमिति में। अनुमिति का करण लिंग परामर्श हो गया। यह अनुमिति करण अनुमान दिया हो तो भी सही है, अनुमिति का करण लिंग परामर्श दिया है तो भी सही है, दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। और फिर कहा तस्मात्, यहाँ पर त छूटा है, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान हुआ। अर्थात लिंग का परामर्श, हेतु का परामर्श करना ही, हेतु से ही सब कुछ अनुमान करना, ये हो गया आपका अनुमान। हेतु से अनुमिति का ज्ञान करना ही हुआ अनुमान। तो आज हम सभी अनुमान के एक भाग को देख लिए, आगे पढ़ेंगे ये जो 3 प्रकार के लिंग वगैरह है उसको देखेंगे, कौन से लिंग है और क्या भेद है, क्या स्वरूप है। तो आज पढ़े क्या हम लोग, अनुमान का स्वरूप और अनुमान के जो भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, उनके भेद और उनके स्वरूप को, और फिर परार्थानुमान में जो 5 अवयव वाक्य होते हैं वो 5 अवयवों को देखें, उनके उदाहरणों को देखें। आप इसे ध्यान से देखिए और अपने स्तर से भी प्रश्नों को लगाते रहिए।
हिंदी की कुछ टीकाएँ दी रहती हैं, उसे भी पढ़ते रहिए और समझकर एकदम स्पष्ट रखिए, क्योंकि तर्क संग्रह जब सबसे आसान ग्रंथ है, जिसको प्रथमा मध्यमा से पढ़ रहे हैं, 8वीं 9वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, उस पर यदि कमांड हमारा नहीं रहेगा तो आगे विषय में तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इसको मजबूत करते चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।